हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइज, आज हम यहाँ पे बात करेंगे मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस है और कितनी बुक्स हैं, कितना सिलेबस आपको कवर करना है, क्या क्या उनके अंदर के टॉपिक हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के ज़रिए क्लियर आउट करेंगे। आई थिंक सो ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी बिकॉज ऑफ अब एग्ज़ाम का टाइम है, तो इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अगर आपको सिलेबस के बारे में मालूम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो अपडेट और नोटिफिकेशन के सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसके अंदर के टॉपिक क्या क्या है, कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो हिस्ट्री ऑफ एनेक्शन पॉलिटिकल थॉट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 5 यूनिट में डिवाइड किया गया। जबकि हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो द ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन, बेसिक फीचर एंड फिलोसफिकल परसेप्शंस। तो यहाँ पे ग्रीक पॉलिटिशियन ट्रेडिशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिक फीचर्स आपको रीड करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं यूनिट सेकंड में है द कंसेप्ट, हायरार्की, ऑर्डर एंड कन्वेंशन, सोक्रेट्स एंड सोफिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वेस्टर्न का कल्चर आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें कि उसके नेचर, उनके कन्वेंशन और सोक्रेट्स के बारे में, जहाँ से स्टार्ट होती है वेस्टर्न फिलोसफी। और यूनिट थर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरेंस एंड स्टोइक, सिसरो। तो इस तरह की जो टॉपिक होंगे आपको वेस्टर्न से मिलेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ एनेक्शन पॉलिटिकल थॉट है तो उसमें कुछ भी ऐसा इंडिविजुअल इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है कि आपको वेस्टर्न का पढ़ना है या आपको इंडिया का पढ़ना है। आपको दोनों मिक्सअप ही इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। वो तो अपने ग्रेजुएशन में अलग अलग पढ़ा था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का पढ़ लिया, फिर थर्ड ईयर में कुछ बच्चों ने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का उसमें थर्ड ईयर में लगा हुआ था। बट जब हम मास्टर डिग्री में एंट्री लेते हैं पॉलिटिकल साइंस से तो कुछ चीज़ें हमें बहुत मिक्सअप करके पढ़नी पड़ती हैं। एंड देन यूनिट फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे द एनेक्शन इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब यहाँ पे भारत के आधार पर जो हमारी परंपराएं हैं पॉलिटिकल को लेकर के, वो चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी। जैसे इसमें सोर्सेज हैं, फीचर्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट है, वेदांता है, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। एंड देन लास्ट यूनिट 5 में है मनु और कौटिल्य। देखिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो उन बच्चों को उसमें मिल जाता है जिन्होंने ग्रेजुएशन में बहुत ही सीरियसली तरीके से अपनी पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट किया है, क्योंकि ये वही सारे सब्जेक्ट घुमा फिरा कर मास्टर डिग्री में भी आप ही के सामने आ जाते हैं, जो कि हम बीए में भी पढ़ते हैं। तो अगर बीए में थोड़ा सा लाइटली लेकर के चले हैं तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल न्यू लगेंगी। खैर कोई बात नहीं। और नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे, आपने देखा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपने अगर ग्रेजुएशन में अच्छी तरीके से रीड की होगी तो उसमें आपको 4 जो कंट्री है उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पूरे फीचर्स, कैसे उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ने को मिला होगा। लेकिन जब हम मास्टर डिग्री की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप और अलग अलग जो टॉपिक होते हैं वो थोड़े से आपको क्लियर आउट कराने होते हैं। ये भी यूनिट 5 में ही डिवाइड है। पहली यूनिट में देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक्चुअल में क्या है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसका नेचर है, उसकी क्या महत्ता है, यानी कि इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यूज़ क्या है। एंड देन यूनिट सेकंड में आप देखिए यहाँ पे अप्रोचेस, फॉर्मल, लीगल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अप्रोच। यानी कि अप्रोच एक तरीके से उपागम होते हैं, या हम एक तरीके से अलग मीनिंग निकालें तो एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा मेथड जिसको यूज़ करके आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जान सकते हो। तो वो अलग अलग सिस्टम यहाँ पे दिए हुए, अलग अलग टॉपिक आपको इसमें स्टडी करने पड़ेंगे। यूनिट थर्ड में हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, यानी कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, यही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम के बारे में। और रूल ऑफ लॉ बेसिकली कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। तो नीचे इस क्वेश्चन का आंसर है, कमेंट्स बॉक्स में नीचे बताना है कि रूल ऑफ लॉ किस कंट्री से लिया है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर देंगे रूल ऑफ लॉ। एक बार और क्वेश्चन मैं आपको बोल देती हूँ यहाँ पे, आपकी यूनिट थर्ड में भी ये टॉपिक है और रूल ऑफ लॉ जो है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 4। इसमें फेडरलिज्म, एसेंशियल प्रॉब्लम, ट्रेंड, फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह की जो टॉपिक है अलग अलग तरीके से आपको उसमें स्टडी करने होंगे। तो यानी कि इस कुछ तो होते हैं, कुछ हमारे नेशनल लेवल के टॉपिक होते हैं। नॉर्मली अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी हम इंडिया के लेवल पर नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी ह्यूमन राइट्स जो यूनिवर्सल राइट्स होते हैं उनके लेवल पर इसमें स्टडी किया जाता है।
तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले पेपर में देखा था कि जो पॉलिटिकल थॉट है वो इंडिया के भी और आपको वेस्टर्न के भी मिक्सअप करके पढ़ने होते हैं। एंड देन यूनिट 5th में आप देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको इसमें ये अलग अलग टॉपिक स्टडी करने पड़ेंगे। एंड देन यहाँ पे एक नोट नीचे दिया हुआ है कि द अबाव कॉन्सेप्ट आर टू बी स्टड विद स्पेशल रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ इंडिया, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी टॉपिक आपको ये 5 यूनिट में जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो किसके पर्सपेक्टिव में करने हैं, किस किस में मतलब किस किस कंट्री के उसमें करने हैं। तो यहाँ पे इंडिया है, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो इन सभी कंट्रियों के आधार पर ये सारी जो टॉपिक है आपको कवर करने होंगे। नेक्स्ट पेपर 3 यानी कि नेक्स्ट बुक है इसमें थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी बात करते हैं तो मीनिंग, स्कोप एंड significance of public administration, public and private administration, public administration modern state, its role in development societies is ecology of administration, social economy, culture, political and legal evaluation of public administration as a discipline, public administrations as a एंड आर्ट एंड साइंस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे यूनिट 1 में जो चीज़ें आपको स्टडी करनी है वो बेसिकली इसका एक कंसेप्ट है, इसका एक बेसिक है, यानी कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है कि एक्चुअल में ये वर्ड कहाँ से निकला और इस वर्ड का क्या मीनिंग्स है, कितना क्या नेचर है, क्या स्कोप है, किस किस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। एंड देन यूनिट 2 की बात करते हैं तो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें टेलर एंड हिज एसोसिएट्स। तो अलग अलग यहाँ पे कुछ थिंकर उनकी यहाँ पे बात कर सकते हैं उनकी डेफिनेशंस को। तो डेफिनेशंस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे और उनकी आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन के साथ उनकी आइडियोलॉजी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये चीज़ें आपको उसमें स्टडी करनी पड़ती है, जैसे कि द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि मार्क्स वेबर की है, ये आपको इसमें स्टडी करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे जैसे नीचे आप देख सकते हैं द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एल्टन मायो एंड हिज कॉलेजेस। बिहेवियरल अप्रोच या सिस्टम अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी हम इनको बोल सकते हैं, जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है और उनके राइटर के हिसाब से, उनके ऑथर के हिसाब से आपको इसमें स्टडी करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अलग अलग टॉपिक आपको यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे, यानी कि जो संगठन आप बनाते हो, अगर कोई भी छोटा या बड़ा संगठन आप क्रिएट करोगे तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, यानी कि उसके क्या सिद्धांत होंगे, किन सिद्धांतों पर आप उनको बनाओगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन है, स्पैम ऑफ कंट्रोल है, सुपरविजन है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। 4th यूनिट की हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड विद स्पेशल रेफरेंस to the contribution of Herbert Simon and theory of leadership, communication, moral and motivation, जिसमें मैस्लो और हर्बर्ट्स का। तो जो 4th यूनिट है उसमें कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग यानी कि कुछ यहाँ पे जो निर्णय ले जाते हैं वो किस आधार पर लिए जाते हैं, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, थोड़ा सा आपको अलग अलग करके इसमें पढ़ना होगा। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 5th की, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड दियर फंक्शन, लाइन स्टाफ, ऑक्सिलरी एजेंसी, डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, बोर्ड एंड कमीशंस, हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड रिलेशनशिप। तो ये सारे ही टॉपिक आपको कुछ नए नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी। तो यानी कि आपको यूनिट 5th में स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो संगठन होते हैं, चाहे वो देखो बड़े हों या छोटे हों, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर रखी जाती हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें टाइप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, जैसे CEO हम जिसको बोल सकते हैं, लाइन है, स्टाफ है, ऑक्सिलरी कुछ एजेंसीज़ हैं, कंपनीज है, ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके पढ़ी जाती है। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको अब तक की समझ में आई होंगी, कुछ भी नया नहीं लगा होगा। अगर आप पहली बार पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर रहे हो तो शायद कुछ चीज़ें आपको नहीं लगेंगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें शायद आपको नई ना लगे, क्योंकि हेडक्वार्टर्स की बात करें, फील्ड रिलेशनशिप या एजेंसी डिपार्टमेंट्स, ये तो जस्ट नॉर्मल है, आप सुनते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें।
तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। वैसे भी जब भी आप स्टडी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट पेपर की बात करें, पेपर 4 इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी आपकी 5 यूनिट, देखिए हर एक पेपर में आपकी 5-5 यूनिट है और उनके अंदर के टॉपिक है, इतने भी बड़े टॉपिक नहीं है। जब 5 किताब आप एक ही सेमेस्टर में पढ़ोगे तो ज़्यादा बड़े बड़े इनके अंदर के टॉपिक नहीं होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में बात करते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज इज इम्पैक्ट। तो यहाँ भी जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में आपको स्टडी करने को मिलेगा कि ब्रिटिश राज किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था और उसके क्या प्रभाव थे, ये सारी चीज़ें। एंड देन नेक्स्ट यूनिट सेकंड की बात करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1875 नेशनल अवेकनिंग। सन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये उल्टा हो गया, 1875 नहीं बल्कि 1857 है। और नेशनल अवेकनिंग यानी कि राष्ट्रीय जन जागरूकता, राष्ट्रीय अवेयरनेस हम जिसको बोल सकते हैं, तो उस तरह की चीज़ें। और बेसिकली आपने से आइडिया लगा लिया होगा कि जब भी इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात आती है तो बहुत सारे मूवमेंट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट थर्ड में कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें। देखिए कुछ भी नई नहीं है, आप काफ़ी समय से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे होंगे, अब थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है। एंड देन नेक्स्ट यूनिट फोर्थ, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस की हम इसमें बात नहीं करते हैं, हम उस समय की कांग्रेस की बात करते हैं जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और आज़ादी के लिए मतलब एक प्लानिंग चल रही थी और एक संगठन की आवश्यकता थी। तो उस समय एक जो बड़ा संगठन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था। हालांकि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसके बाद में ये डिवाइडेशन हो गया था 2 आइडियोलॉजी में, एक धर्म दल और एक गर्म दल। आई होप से ये चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी। और तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको उसमें पढ़ने को मिलेगी। एंड यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, जैसे स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें लास्ट वाली यूनिट में आपके सारे टोटली अब तक के जो भी मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, वो छोटे छोटे मूवमेंट या बड़े मूवमेंट, तो ये सारे मूवमेंट इसमें कवर हो जाते हैं। आई थिंक सो ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ना आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी आते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे पेपर है आपका पेपर फिफ्थ, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो भारत की जो भारतीय सरकार है और राजनीति है उसके बारे में आपको 5 यूनिट में इसमें कवर करना होगा। जैसे कि यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, रोल ऑफ B.R. अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, नेचर एंड साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर रूप से बहुत ही आसान सा टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, हमारे आज का जो हमारा संविधान है उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो कैसे बना, अम्बेडकर की क्या इंपॉर्टेंस थी, अम्बेडकर ने किस तरीके से उसमें एफर्ट्स किए, किस तरीके से मतलब ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उसको बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगा, कितने एफर्ट्स वहाँ पे लगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को चॉइस में रखा है तो इन चीज़ों से भाग नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में इनको लाइटली लेते हैं और भाई कभी कभार ऐसा होता है कि आपने प्राइवेट भी भर दिया या फिर आपने रेगुलर ही कर दिया किसी वजह, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद पता नहीं होता कि हम MA करेंगे या फिर हम प्राइवेट करेंगे, रेगुलर करेंगे, सब्जेक्ट्स क्या लेंगे, वो एट ए टाइम ही पता लगता है कुछ बच्चों को, तो कुछ को तो पहले से ही प्लानिंग होती है। और अगर पॉलिटिकल साइंस मास्टर डिग्री से कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा कर फिर से आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप ग्रेजुएशन में हो तो अपने हर एक सब्जेक्ट को, हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ो, आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करो, ताकि आप जब भी इसमें मास्टर डिग्री करो तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न या ज़्यादा स्ट्रक आप ना हो पाओ इसमें। एंड चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट थर्ड, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, जिसमें प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, सुपरमैसिव पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम आसपास से सुनते हैं और गवर्नमेंट जॉब के हर एक एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आप इसमें स्टडी करोगे। और अगर यही चीज़ें पढ़नी है तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सारे टॉपिक हमने कवर कराए हुए हैं। हमारी क्लास सीरीज़ को अटेंड कर सकते हो, हमारे लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर सकते हो, उन सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं यूनिट 4, जिसमें जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविटीज़। तो
सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जुडिशल सिस्टम किस तरीके से मतलब है इंडिया में, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बच्चों को, इसके बारे में भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जा करके स्क्रॉल करके देख सकते हो। और ये जितना भी आपका सिलेबस है इसके भी एक एक टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे और जल्दी ही हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आई होप सो ये एग्ज़ाम से पहले ही आपका कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट यूनिट की बात करें, यूनिट 5 में देखिए कि पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शंस कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 5 में डिस्कस करने होंगे। तो ये था प्रॉब्लम से मास्टर डिग्री का सिलेबस एमए फर्स्ट सेमेस्टर का। आई थिंक सो इससे इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प मिलेगी। जो आइडिया आपको नहीं था बुक्स का, सिलेबस का, अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या क्या बुक्स है, क्या क्या सिलेबस है, और ये सारे पेपर आपको कैसे कवर करने हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा पेपर को कैसे कवर किया जाता है, आई थिंक सो कुछ टिप्स के ज़रिए आप उसमें कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।